नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही बैठक में लिए गए निर्णयों की उन्होंने जानकारी साझा की। डिप्टी सीएम साव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त जन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियम में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी यानी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद ने तय किया कि कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थी, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के 2.5 गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्ग मीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ
CSCS को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3 ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। दुर्ग में मानव तस्करी के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। तस्करी मामले में 2 नन को हिरासत में लिया गया था, जिसके दुर्ग से संसद तक बवाल मच गया। केरल के सांसदों की टीम केंद्रीय जेल पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि यह मानव तस्करी का नहीं, मिस प्रायोरिटी का पूरा मामला है। वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। पूरे मामले में बजरंग दल ने आरोप लगाया कि जब दोनों के ऊपर मानव तस्करी का मामला दर्ज हो चुका है तो एनआईए की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई आगे होगी। और अब इस मामले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। साथ ही इस तरफ एक तरफ जो है वो कांग्रेस, जहां दूसरी ओर बीजेपी का आरोप भी लगा रही है। उनके ही इशारे पर नन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल इस मामले में एक्शन मोड में दिखाई दे रहा। आज ये लोग सेशन में लेकर के आए थे, तो हमको जब सूचना मिली तो हम आज 10 बजे से यहाँ पर खड़े हैं कोर्ट में, हिंदू समाज को लेकर के कि किसी भी कीमत में इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए एनआईए बिलासपुर इनको ट्रांसफर कर दिया। इसमें केट में हम सुनवाई नहीं कर सकते, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसका साथ दे रहा है पूरी तरह से इन लोगों को। वो तो ऐसा है कि विपक्ष तो हमेशा से जाना जाता है, कांग्रेस इंडी गठबंधन, ये तो हिंदू विरोधी गतिविधियों में सदा लिप्त रहे हैं। और राहुल गांधी किसी से छुपा हुआ है क्या? वो तो हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति है। और हिंदू समाज देख रहा है अपनी आंखें को खोल के कि जब तो छत्तीसगढ़ की जो बेटी है जो गुम गई है उसको बरामद कराने में साथ देना चाहिए। तो ये राजनीति कर रहे हैं, इनको राजनीति से बाहर जाना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, इंडी के जो कितने गठबंधन में जो सांसद आए थे उन सबको सहयोग करना चाहिए और इस प्रकार से जांच को प्रभावित करने का काम नहीं करना चाहिए। केरल से पूरे सांसद से लेकर सब आ गए इस मामले में। अभी तो आपने सिर्फ आदरी पादरी को ही देखा है ना, अभी तो बहुत सारे इनके बड़े बड़े धर्मगुरु आने वाले हैं। आप देखते रहिए, मैं भी यही रहूंगा, आप भी यही रहेंगे। पूरे भारत के जितने बड़े से बड़े लोग हैं सभी लोग बचाने के लिए आएंगे, लेकिन गलत चीज को नहीं बचा सकते, ये मैं आपको आज बताना चाहूंगा। मामला पूरा का पूरा मानव तस्करी और धर्मांतरण का था। पुलिस ने पूरी बाकायदा ईमानदारी पूर्वक जांच कर उस पर ह्यूमन राइट्स 143 की धारा अपराध पंजीबद्ध की, जो आज कोर्ट में उसको लाया गया और जज साहब उसको तुरंत प्रभाव में खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये एनआई की रिपोर्ट दिल्ली से आएगी, उसके बाद हाई कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। हाई कोर्ट में जांच का विषय है, उसके बाद उनका जमानत होगा और हाई कोर्ट में हमारे भी वकील द्वारा लड़ा जाएगा उस केस को। इसमें अपराध दर्ज हुआ, अपराध बीएनएस की धारा 143 के तहत दर्ज हुआ है और छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 जो धर्मांतरण से संबंधित है उसके तहत ये मामला दर्ज हुआ है। मामले को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पे देखें या धर्मांतरण के तौर पे देखें? सर लेके जाया जा रहा था, इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। उन बच्चों को बहलाया फुसलाया गया था, प्रलोभन दिया गया था और उन्हें विशेष समुदाय के द्वारा उनके एक विशेष प्रभु के बारे में बताया जा रहा था, इसलिए धर्मांतरण से संबंधित। उनके पास पर्याप्त कागज नहीं थे जी, पर्याप्त कागज या पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं? पर्याप्त कागज देखिए मैडम, मीडिया के साथ जरिए हमको जानकारी हुई थी कि उस दिन में जब वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई, उन जो विक्टिम भी थे, विक्टिम से मीडिया ने पूछा है तो मीडिया की बाइट ही है जो हमारे सामने आई है। हम तो उनसे पूछने नहीं गए थे, तो मीडिया के सामने उन बच्चियों ने ये बयान दिया है कि हमको लेके जाया जा रहा था, अब हमारा आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। हमको बताया गया था कि हमको दुर्ग चलाया जाएगा। यहाँ पे 2 नन आ गई हैं जो हमको आगे ले जा रही है।
उन बच्चों को ये नहीं पता था कि उनको क्या करना है जाके और किस लिए उनको ले जाया जाए। हाँ, उनको ये जरूर कहा गया था कि महीने के 15,000 रुपए आपके घर में दिए जाएंगे। अभी जो ताजा मामला है उनकी जमानत को लेकर जो आवाज उठाई जा रही है, जमानत जो आपकी तरफ से उसके खिलाफ अपील की गई है और उनके द्वारा जो है जमानत की अपील की गई है, क्या मामला हाईकोर्ट में चल गया है? देखिए मैडम, जैसा है जमानत आवेदन उनके आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय को स्वर्णाधिकार नहीं है क्योंकि ये मामला एनआईए से संबंधित है। फाइनल ऑर्डर हमको देखने नहीं मिला है और फाइनल ऑर्डर के आने के बाद ही वो एक्जैक्टली क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसके बारे में समझ में आएगा। सर आप कैसे अभी कोर्ट की यही मत है कि उन कोर्ट को पावर नहीं है। नॉर्मली कोर्ट्स का पावर के आधार पर बेल का डिसीजन होता है। अब कोर्ट का यही मानना है कि भाई उनको इस शेड्यूल्ड ऑफेंस को सुनने का अधिकार नहीं है, तो फिर बेल की भी सुनने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उसको जुरिडिक्शनल पॉइंट पे इसको केस को शायद खारिज किया है। बीजापुर जिले में रसोईया संघ 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर है और साथ ही संघ ने कलेक्टर दर कम वेतन और समय पर मानदेय न मिलने, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भी सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जीवन के लिए वेतन काफी कम है। उनका ये भी कहना है कि कई बार वेतन 3 से 4 महीने देरी से मिलता है, जिससे कर्मचारियों को अपने परिवार का खर्च चलाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और बढ़ती महंगाई के दौर में 2,000 रुपए महीने वेतन पर परिवार चलाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बनने से पहले कोई भी सरकार वो अपना एक घोषणा रखते है सभी विभागों के लिए और उनकी लाभों के लिए और उसको पूरा करने का सरकार वादा करती है, लेकिन जमीनी स्तर में जो वादा है वो पूरा होते हुए दिखाई नहीं देती है। बीजापुर जिला में 3 दिनों से मध्याह्न भोजन के संघ जो अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं। अब देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी कम से कम पूरे जिले भर के कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। हमारे साथ जो मध्याह्न भोजन के कर्मचारी हैं उनसे वार्तालाप करते हैं, उनकी मांगें क्या है और सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या आश्वासन दे रही है। दीदी पहले अपना नाम बताएंगे और आज किन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं, कब से बैठे? मेरा नाम है रंभा झा, मैं रसोईया संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मांग है? हम लोग का मांग ये है जो हम इस सरकार बनने से पहले हम लोग का 100 दिन का वादा किए थे, जो हमारा सरकार आता है तो 100 दिन में आपका मानदेय पूरा हो जाएगा। हम लोग तो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग हमारे यहाँ बहुत यहाँ रसोईया भाई बहन है जिला भर में, हर महीना मानदेय हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग डीओ में जाते हैं तो बोलते हैं ऊपर से नहीं आया है, रायपुर से भेजेगा तब तो हम लोग देंगे। बीओ में जाते हैं तो कुछ लोग को डाल देते हैं, कुछ लोग को वेतन नहीं डालते हैं, बोलते हैं आप लोग का बजट नहीं है। बजट नहीं है, लेकिन ये देखिए सरकार को चाहे ऑफिस वाले को ये सोचना चाहिए, हम लोग को मात्र 2,000 मिलता है। यहाँ 25 से 50,000 वाले को हर महीना मानदेय दिया जाता है, हर महीना दिया जाता है, लेकिन हम लोग को 2,000 रुपया भी हर महीना नहीं देते हैं। और ऊपर से सर लोग 10 बजे बुलाते हैं, बोलते हैं चूड़ी नहीं पहनो, बाल बांध के रखो, ऐसे करो, ऐसे साफ सफाई करो। दूर दूर से बहुत स्कूलों में पानी का व्यवस्था नहीं है, जैसे हम लोग को भी राउतपारा स्कूल में पानी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग पानी भी दूर दूर से लाके बच्चे को साफ सुथरा बैठा के खाना खिलाते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, लेकिन उस पर भी सरकार हमारा नहीं सुनता है। बीओ ऑफिस से नहीं सुनते हैं, डीओ ऑफिस से नहीं सुनते हैं। 4 महीना अभी भी 2 महीना का वेतन नहीं डाले हैं रसोईया वाले लोग को। ऐसे में नहीं चलता है ना। हम लोग ये कहना चाहते हैं अपना माध्यम से पत्रकार भाई बहनों लोग की तरफ से कि हम लोग को हर महीना कम से कम मानदेय हर महीना दिया जाए। कितने सालों से आप लोग धरना कर रहे हो और उसके बावजूद भी आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही? सर ये है कि हम लोग का मांग है और कलेक्टर दर चाहिए हम लोग को, और हम लोग 2,000 रुपया में हम लोग कितना करते रहेंगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सक रहे हैं और हम लोग घर नहीं चला पा रहे हैं। सरकार को बार बार लेटर दिया जा रहा है और सरकार हम लोग की बात की पहुंचा नहीं सक रही होगी, ना पत्रकार पहुंचा नहीं सक रहे होंगे कि अपना रसोईया इतना भीड़ भाड़ से 28 तारीख से हम लोग हड़ताल बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग का कलेक्टर दर चाहिए और 303 मांगों को लेके और रसोईयाओं को निकाल बाहर करते हैं
और हम लोग को कलेक्टर दर चाहिए। और कलेक्टर दर को लेकर आज धरने में। दादा, आपका क्या नाम है? कुल कितने दिन ड्यूटी करते हो आप? मैं 1995। रोज कितने घंटे का ड्यूटी करते हो? हम लोग 10 बजे जाकर 4 बजे तक हम रखते हैं सब लोग। आप लोगों का प्रतिदिन वेतन क्या है रोज के? पहले हम लोग 10 रुपया किए, उसके बाद 15 किया, 15 रुपया एक महीना में। अभी कितना मिल रहा है? अभी वही 2000 तो किया है, महीना 2000। अगर 2 दिन जाए लोग अपने 2000 में अपने घर कैसे चलाते हैं? सर मुश्किल हो पाता है 2000 में। पेट्रोल गाड़ी में जाते हैं तो पेट्रोल लगता है हर जगह में, और कपड़ा लगता, और घर का भी कुछ कुछ समस्या रहता है। कुछ बीमारी, बड़ा बीमारी आएगा तो 2000 में तो कुछ नहीं हो पाएगा। जगदलपुर, रायपुर कहीं जाना है तो 2000 में क्या बच रहा है सर? तो इलाज कहाँ से करा पाएंगे? अपने परिवार का हो गया, किसी भी समस्या से उलझ। 2000 रुपए महीने लेने वाले कर्मचारी अपने फैमिली को कैसे पालते होंगे? हमारे बीच महिला हैं, इनसे वार्तालाप करेंगे क्योंकि इनको अच्छे से बेहतर मालूम है। दीदी, क्या नाम है? रिहाना खान जी। रिहाना खान जी, आप लोग 2000 मंथली वेतन में आपका फैमिली कैसे चलाते हो? अपने बाल बच्चे खान पान को लेके कैसे चलाते हैं? तो क्या बोलना चाहिए, 95 से जो कर रहे हैं उनको तो अच्छी तरह से मालूम है। हम लोग तो मतलब अभी 14-15 से हम लोग मतलब ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो फैमिली को पालना बहुत मुश्किल होता है। घर का राशन पानी, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, हर चीज का परेशानी है। अगर बच्चे का बीमार पड़े, कोई सदस्य कोई घर में बीमार पड़ेंगे तो और ज्यादा परेशानी होती। 2000 में क्या चलता है भैया आज के डेट में? और मिलता है हम लोग एक दिन का 60 रुपया। 60 रुपया में क्या होता है? घर नहीं चलेगा, ना कुछ भी नहीं होगा। घर का परेशानी मन को तो बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में क्या होगा भैया? रोजी एक दिन का 50 रुपए में घर को हम कैसे चलाएंगे? कर्मचारियों का कहना है। तो सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं की है, जिसको लेकर लगातार कर्मचारी अपने मांगों को लेकर धरने में मौजूद। बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है। आपको यह भी बताते चलें कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ में नहीं रहते हैं। इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना। देखिए इस रिपोर्ट में। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या कर रही हैं? मैं अभी सुवानी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी
संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम कब से चालू हुआ? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू हुआ। जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहा है? 2020 से। 2 और 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा। जी। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की कैपेसिटी है। जी। लगभग लोग हैं? अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल दिया? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक गुरुघासी कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है, डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार हैं, इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं या वृद्ध का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसे इतने देरों में आप कुछ मतलब बात उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में ही उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखी, मैं पहली बार आई हूँ ऐसी जगहों में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए और उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम में बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं, तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था। मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है, कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रह रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर ना इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करते बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को नहीं शो ऑफ करना। लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की फटा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सर्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देके उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो। वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है।
पर हम दे रहे हैं और वो यूज भी नहीं हो रहा है ऐसा टाइप का, प्लीज किसी के ऊपर ना मतलब एहसान और उपकार ना करे लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही जैसे जीव जंतु हैं और मतलब लोग हैं, तो मैं इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या कैसा क्यों, मेरे को फिर ये लगता है कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, मेरे को ये चीज करना चाहिए। फिर मैं कहीं ना कहीं अपना भी भूल जाती हूँ, अपनी चीजें भी भूल जाती हूँ कि मेरे को ये काम है, कि मेरे को ये करना है। बस मेरा ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे वो खुश हो जाएं, या मैं ऐसा क्या करूं। लोग सिविल पास से मोमोज खाने में बात करने में डर भी लगता होगा, है ना? तो उनके सामने बहुत कम जाते होंगे, तब तो फिर अच्छी बात नहीं होती होगी। काम की बात नहीं होती, सिर्फ काम की बात होती थी, लेकिन एक जो गहरा संबंध होता है वो ऐसा नहीं रहा। कभी कोई बात उनकी जो अच्छी लगी हो? उनकी सब बातें अच्छी। जैसे क्या समझाते थे? गलती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ये सब बातें हम समझाते। और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बताते थे? नहीं, पढ़ना लिखना अच्छे से पढ़ना लिखना और जीवन में सबसे अच्छा व्यवहार रखना। खराब क्या लगता था जी? बुरा क्या लगता था? क्या चीज? पिताजी का कुछ बुरा लगता था? जी कुछ नहीं। तो आप तो बहुत कम मिलते थे, कहाँ है ना? अच्छा, पिताजी का कोई रोल होता है जीवन में? कोई महत्व होता है पिताजी का जीवन में? माता पिता बहुत बहुत महत्व। नहीं, लोग माता का महत्व मानते हैं, पिता का भी महत्व होता है जी। क्यों होता है? क्यों होना चाहिए पिता का रोल? फायदे तो उससे बड़ा क्यों है, बस उतना ही। और उसके बाद में जितने जान रहे थे मैं आपको बता रहे हैं भाई, पिता तो आप ही के थे ना जी, तो आप ही सबसे ज्यादा जानोगे। तो बोल रहा हूँ जितने। कब हुआ उनका स्वर्गवास? कब उनका स्वर्गवास हुआ? नहीं ख्याल बोल। अच्छा, आप कब छोड़ दिए जगह कोरबा को? बस। तो पिताजी 1 साल पहले गुजरे कि 2 साल पहले कि 5 साल पहले, कितने समय पहले गुजरे? भाई भाभी के उसमें कैसे आ गए संपर्क में? शादी नहीं की थी इसीलिए भाई के साथ रहते थे। तब तक पिताजी जिंदा थे। पिताजी का रिटायरमेंट का पता है कुछ? नहीं पता। उनका कोई अच्छी कोई घटना याद है? कभी कुछ अच्छा कहा हो, कहीं बढ़िया जगह ले गए हो घुमाने फिराने के लिए? नहीं, कभी याद ही नहीं रहता। बचपन जीवन कितना याद रहता है। क्यों? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।